हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे, यूनिट 25 ऑफ मॉड्यूल डी, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, जिसको हम शॉर्ट में स्पेक कंपनीज भी या स्पेक भी कहते हैं। आज इस चैप्टर को करेंगे, ये मॉड्यूल डी का लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्वाइन आवर फ्री डेली लाइव क्लासेस at YouTube for JIB, CIB, and promotion exams. In these classes, we are covering concepts and questions, practice through questions, and practice through case studies. So, इन classes को देखिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। So, first of all, what is spec? Spec होता क्या है? A company that does not carry any commercial operation and is incorporated purely for the purpose of raising capital through an initial public offering, or is incorporated for the goal of acquiring or merging within existing company, is known as a special purpose acquisition company, right? सो एक कंपनी जो क्या करती है, जो कोई भी कमर्शियल ऑपरेशंस नहीं करती है और वो इनकॉर्पोरेटेड होती है या रजिस्टर होती है प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू एन आईपीओ। सो वो कोई भी ऐसी कंपनी जो कोई कमर्शियल ऑपरेशन करने के लिए एस्टैब्लिश नहीं हुई है, उस कंपनी का जो होल पर्पस है वो है कैपिटल रेज करना या फंड्स रेज करना थ्रू आईपीओ, और या फिर वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है फॉर द गोल ऑफ एक्वायरिंग और मर्जिंग विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी, और या फिर या तो आईपीओ से फंड रेज करने के लिए ये कंपनी स्टैब्लिश होती है, या फिर किसी और कंपनी को एक्वायर करने के लिए या फिर मर्ज होने के लिए किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को, इज नोन एज स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी और स्पेक। पिछले 2 अटेम्प्ट से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि स्पेक क्या होता है, उसके स्टेक होल्डर से क्वेश्चन पूछा है, उसका फुल फॉर्म पूछा है, राइट, उसका जो प्रोसीजर है वो पूछा है। सो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से। तो दैट मीन्स स्पेक कौन सी कंपनी हुई? स्पेक सिंपली वो कंपनी हुई जो कंपनी एक्चुअल में कोई बिजनेस ऑपरेशन, कमर्शियल ऑपरेशंस नहीं करेगी खुद से। वो क्या करेगी? उसका जो मेन पर्पस है वो है फंड रेज करना थ्रू आईपीओ, और या फिर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्वायर करना या मर्ज होने के लिए इन कंपनी को स्टैब्लिश किया जाता है। ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं स्पेक, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। A company structured in this way enables investors to contribute money to a fund which is subsequently used for the acquisition of one or more unnamed enterprises which are only revealed after the IPO. So, एक ऐसी कंपनी जिसको इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है कि वहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो भी अमाउंट है उसको वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं एक फंड में, जिस फंड को बाद में यूज किया जाता है एक या एक से ज्यादा अननेम्ड कंपनीज को एक्वायर करने के लिए, और उनके जो नाम है वो कब रिवील होते हैं? आफ्टर दी आईपीओ। तो सिर्फ आईपीओ के बाद ही उन कंपनीज के नाम बताए जाते हैं, उससे पहले नहीं, राइट? सो अ कंपनी स्ट्रक्चर्ड इन दिस वे enables investors to contribute money to a fund. So इस कंपनी को इस तरह से बनाया जाता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कर सकें, और फिर बाद में उस फंड से हम क्या कर सके, एक या एक से ज्यादा कंपनीज को एक्वायर कर सके, और उन कंपनीज का नाम कि जिनको हम एक्वायर करना चाहते हैं या करेंगे, उनका नाम
रिवील होता है आफ्टर द आईपीओ, जब वो कंपनी आईपीओ निकाल देती है उसके बाद वो नाम बताती है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड स्पेक। एक बार इसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए नया कंसेप्ट है, इस तरह की कंपनीज के बारे में हो सकता है आपने कभी नहीं सुना हो, और ये इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, तो इसलिए हमें इसका जो नॉलेज है वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। सो ये कैसी कंपनीज होती हैं? जो कि कमर्शियल ऑपरेशंस नहीं करती हैं। फिर इनका पर्पस क्या है? कैपिटल रेज करना थ्रू दी आईपीओ, और या फिर किसी कंपनी को एक्वायर करना या मर्ज करना किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ, राइट। सो कमर्शियल ऑपरेशंस नहीं करेंगी, फंड रेज करेंगी थ्रू दी आईपीओ, और उनको उसके अलावा और क्या उनका गोल हो सकता है? किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मर्ज होना या फिर उसको एक्वायर करना इज दी गोल। और यहाँ पर होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, उस पैसे को इस्तेमाल करके बाद में जो कंपनीज हैं उनको एक्वायर किया जाता है, और उनके नाम आईपीओ निकालने के बाद बताए जाते हैं, राइट। सो आई होप दोनों पॉइंट्स आप लोग को क्लियर होंगे। इफ देर इज एनी डाउट सो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ स्पेक। सो एडवांटेजेस ऑफ स्पेक में क्या होता है? अगर हम इसके फायदे देखें इस कंपनी के, क्यों इसको अभी हमने देखा कि किस टाइप की कंपनी होती है, अब हम देखेंगे इसके फायदे क्या है, क्यों इस तरह की कंपनीज को हमें बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन। सो इन कंपनीज के एडवांटेजेस में जो फर्स्ट पॉइंट है वो आता है स्पीडियर एग्जीक्यूशन, कि यहाँ पर जो काम है वो जल्दी हो जाता है। स्पैक का जो मर्जर प्रोसेस है, जो स्पैक का जो मर्जर है वो विद इन 3 to 6 months के अंदर किया जाता है, राइट। But an initial public offering often takes between 12 and 18 months to complete. So that means अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमें मर्जर करना है तो उसमें तो 3 to 6 months का टाइम लग सकता है, लेकिन अगर हम आईपीओ की बात करें तो आईपीओ भी हमारा 12 to 18 months में ये हो जाता है। एक्चुअली इसकी एक टाइम लिमिट होती है कि उससे ज्यादा आप इस कंपनी को बिना कहीं पर कि बिना किसी और कंपनी को एक्वायर किए, बिना मर्जर किए आप इस कंपनी को 2 साल से ज्यादा आप उसको ऐसे नहीं रख सकते हो। सो वो हम लेटर ऑन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि लगभग ये भी जो टाइम पीरियड है ये लगभग वही 2 years के आसपास ही बनता है। सो यहाँ पर क्या होता है कि स्पेक में जो काम है वो बहुत जल्दी किया जाता है, कि मर्जर में 3 से 6 months के बीच में हो जाता है, और आईपीओ 12 to 18 months में। सेकेंड पॉइंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल, कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर सपोज स्पेक्स जो है उन्होंने कोई कंपनी को एक्वायर करने का सोचा है और उनके जो फंड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो वो जो कंपनी है या जो स्पैक है वो क्या कर सकते हैं, वो एडिशनल फंड भी रेज कर सकते हैं। सो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल, SPAC sponsors will raise debt और pipe। सो जो स्पैक के जो स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने स्पैक को क्रिएट किया होता है वो क्या करते हैं, वो या तो डेट से पैसा ले लेते हैं या फिर पाइप से। पाइप इज द फुल फॉर्म ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। सो इस रूट के थ्रू भी वो एडिशनल फंड्स जो है या एडिशनल कैपिटल को रेज कर लेते हैं। फंडिंग इन एडिशन टू देयर इनिशियल कैपिटल in order to not only finance the transaction but also to fuel growth for the combined company।
सो देखिए स्पीडियर एग्जीक्यूशन में हमने देखा कि जो मर्जर है वो 3 to 6 मंथ्स में हो जाता है, और हमारा जो आईपीओ है, आईपीओ हमारा टाइम लेता है 12 to 18 मंथ्स। ठीक है, मर्जर 3 to 6 मंथ्स, आईपीओ 12 to 18 मंथ्स। और हमारा जो एडिशनल कैपिटल है वो हमें कहाँ से मिल सकता है? थ्रू डेट, या तो हम बाहर से कर्जे ले लें या फिर पाइप के थ्रू। सो पाइप इज व्हाट? इट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। फंडिंग इन एडिशन, तो जो उनका इनिशियल कैपिटल था, जो उनको स्टार्टिंग में जो उनको फंड उन्होंने रेज किया था, सो उसके एडिशन में अगर उनको और पैसे की जरूरत होती है तो वो उसको पाइप या डेट्स के थ्रू रेज कर सकते हैं। Funding in addition to their initial capital in order to not only finance the transaction but also to fuel growth for the combined company. और ये जो पैसा है वो एक तो उस ट्रांजेक्शन को फाइनेंस करने में हेल्प करेगा। सपोज हम मर्जर करना चाह रहे हैं किसी कंपनी के साथ, या हम किसी कंपनी को एक्वायर करना चाह रहे हैं सपोज, तो एक्वायर करने में जो कॉस्ट है वो है सपोज 2 करोड़, और हमारे पास जो फंड्स हैं वो है 1.5 करोड़। सो हमें 50 लाख की और रिक्वायरमेंट है। सो वो जो 50 लाख रुपीज है वो हम कहाँ से रेज कर सकते हैं? वो हम रेज कर सकते हैं थ्रू डेट और पाइप, राइट। डेट और पाइप से हम उस फंड को रेज कर सकते हैं, 50 लाख के फंड्स को, राइट। और इस पैसे से हम क्या कर सकते हैं? उस इस ट्रांजेक्शन को भी फाइनेंस कर सकते हैं, और या फिर हम जो कंबाइंड कंपनी, सपोज अगर मर्जर की बात करें तो मर्ज होकर हम क्या कर सकते हैं? जो कंबाइंड कंपनी है उसको उसको भी चलाने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, सो वहां पर भी वो हेल्प कर सकता है, एक फ्यूल का काम कर सकता है, और उस ट्रांजेक्शन को फाइनेंस भी कर सकता है, राइट। सो क्लियर है ये पॉइंट्स दोनों? Speedier execution and possibility of raising additional capital. नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए, रिड्यूस्ड मार्केटिंग कॉस्ट, decreased cost associated with marketing as a result of the fact that a spec merger is not required to attract interest from investors in public exchanges by means of comprehensive roadshow. So ये यहाँ पर अगर हम इसमें इस अरेंजमेंट की बात करें जो यहाँ पर किया जा रहा है, सो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो मार्केटिंग कॉस्ट है ना वो कम होती है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम किसी कंपनी का नाम बता देते हैं कि ठीक है इस कंपनी, या हमारी कंपनी का नाम ये है, तो कितनी बार हमें क्या करना पड़ता है? उसके प्रमोशन के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अगर हम मार्केटिंग यहाँ पर बात करें स्पेक की कंपनीज में, क्योंकि वहां पर किसी का नाम ही नहीं है, राइट, किसी का नाम नहीं है, कोई उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि नाम तो हम वैसे भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिफोर आईपीओ। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो कम होती है एज ए रिजल्ट ऑफ द फैक्ट, क्योंकि जो स्पेक है, स्पेक मर्जर इज नॉट रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स। क्योंकि स्पेक में हमें मर्जर करना होता है तो उसके लिए हमें कोई सच कुछ हमें ये नहीं चाहिए होता है कि भाई जो पब्लिक एक्सचेंजेस जो हैं हमारे इन्वेस्ट या जो भी जो इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे स्पेक में, तो उनको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो जब वो मर्जर करेंगे सो उनको जरूरत नहीं है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की इन पब्लिक एक्सचेंजेस बाय मींस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रोड शो, और यू कैन से मार्केटिंग, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, ease of access to specialized operational knowledge. The individuals that sponsor specs are typically seasoned business and financial experts. Generally आप देखिए कि वो कौन लोग होंगे
जो कोई ऐसी कंपनी को स्टैब्लिश करेंगे कि जिसका अभी नाम भी नहीं बताना है, राइट, और अभी हमने उसका नाम डिस्क्लोज भी नहीं किया, सो ऐसे कंपनीज का रिस्क कौन लेगा? वही लोग ले सकते हैं जो जिनको या तो कोई नॉलेज हो इस बारे में, राइट, या फिर वो बहुत उनको बहुत एक्सपीरियंस हो, वो कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, तभी वही पर्सन ऐसा कर सकते हैं। सो क्या होता है स्पेक में जनरली ईज ऑफ एक्सेस होता है स्पेशलाइज्ड ऑपरेशनल नॉलेज के लिए। सो जो भी इंडिविजुअल होते हैं जो स्पॉन्सर होते हैं स्पेक कंपनीज के, वो क्या होते हैं, वो जनरली या तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं या फिर वो किसी ना किसी बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं, राइट। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। क्लियर? चलिए, सो उसके अभी हम इस टॉपिक को आगे करेंगे, उससे पहले देखिए, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस देख रहे हैं और आपको डाउट है कि ये क्लासेस एनफ है या नहीं, सो दीज क्लासेस आर नॉट एनफ। द प्रॉब्लम इज कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर द होल सिलेबस इन दीज यूट्यूब क्लासेस, एज ऑल यू नो कि हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चंस भी करने हैं, कंसेप्ट भी करना है, सो इट इज नॉट पॉसिबल. So these classes are very useful to increase the marks and for revision purpose. But to pass the exam, you should cover full syllabus. और आपको पता है कि हमारी जो IIBF की बुक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, और क्वेश्चंस भी बहुत कम है प्रैक्टिस के लिए, और केस स्टडीज तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, और आपको पता है कि CIB में केस स्टडीज की इंपॉर्टेंस है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो लेसन्स ले सकते हैं जिसमें कि फुल सिलेबस कवरेज है। प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे जो क्वेश्चन बैंक्स हैं MCQs के, उनको आप ले सकते हैं। केस स्टडीज के लिए आप हमारे जो केस स्टडीज कोर्सेज हैं उनको आप ले सकते हैं। ये सब अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट और हमारे इस एप्लीकेशन पर, और बेस्ट क्वालिटी एंड वेरी लो प्राइस फॉर्मेट में ये अवेलेबल हैं। सो आप इनको एक बार चेकआउट जरूर कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप चेक कीजिए, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कोर्स आपको सूट करेगा आप उसको वहां से ले लीजिए। चलिए, सो नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेक। अभी हमने एडवांटेजेस पढ़ा, ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होती है स्पेक की? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके सर, रिड्यूस मार्केटिंग मैं अभी समझा देती हूँ सर। देखिए, यहाँ पर रिड्यूस्ड मार्केटिंग कॉस्ट का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक्चुअली। सपोज आप जस्ट एक एग्जांपल लीजिए, हमने ABC लिमिटेड कोई कंपनी स्टार्ट की, राइट, एक ABC लिमिटेड हमने कंपनी स्टार्ट की, और अब हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करें, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब ABC लिमिटेड को लेकिन बताना पड़ेगा ना इनको इन्वेस्टर्स को कि हम कंपनी है, आप, हम ABC लिमिटेड कंपनी है, आप हमारे में, हम बहुत ग्रोइंग कंपनी है, और आप इन्वेस्ट कीजिए हमारी कंपनी में, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये सब चीजों के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और यू कैन से एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जब इस कंपनी का नाम पता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये कंपनी का नाम कुछ भी नहीं है, कोई अननेम्ड कंपनी है, तो आप कैसे उसकी मार्केटिंग करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, राइट, सो इट इज नॉट पॉसिबल। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो मार्केटिंग कॉस्ट है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है, वो क्या होती है, वो कम होती है एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स। और यहाँ पर क्या है कि जो स्पेक है, स्पेक मर्जर में जरूरत ही नहीं होती है इन्वेस्टर्स की, क्योंकि वो तो आपस में दो कंपनीज का होगा, राइट। सो इसीलिए फिर जब यहाँ पर मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती तो वो जो पैसा है वो बच जाता है, राइट। चलिए,
डिसएडवांटेजेस देखिए स्पेक का। फर्स्ट पॉइंट, inability to track use. An investor in spec IPO has no idea about where his funds will be invested and may lose his investment because there is a doubt on whether its promoter will be successful in acquiring or merging with a suitable target company in the future. So क्या होता है, क्योंकि देखिए हमने अभी पढ़ा, राइट, अभी हमने पढ़ा कि स्पेक में क्या होता है। सपोज ये है स्पेक कंपनी, ठीक है, और ये है इन्वेस्टर्स। सो ये इन्वेस्टर्स ने क्या किया, यहाँ पर अपना जो फंड्स हैं उनको इन्वेस्ट कर दिया, राइट, अपनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इन्होंने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन इनको इन्वेस्टर्स को ना तो ये पता है कि इनकी टारगेट कंपनी क्या है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, इनका जो ये जो टारगेट कंपनी है वो कब बताते हैं, टारगेट कंपनी का नाम बताते हैं आफ्टर आईपीओ। आफ्टर आईपीओ का मतलब जब इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगा चुके होंगे तब बताते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको कोई आइडिया नहीं होता कि उनके जो फंड्स हैं उनको कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। और अगर उनका इन्वेस्टमेंट सपोज लूज हो गई, या ये जो प्रमोटर है या जिसने भी ये स्पैक कंपनी स्टैब्लिश की है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए किसी टारगेट कंपनी को के साथ को एक्वायर करने में या मर्ज करने में, तो क्या होगा, उनको तो लॉस हो जाएगा, राइट। और ये चीज में इन्वेस्टर्स कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, राइट। बस इनके पास क्या है कि अगर 2 साल में इस स्पेक ने किसी कंपनी के साथ मर्ज नहीं हुए या एक्वायर नहीं किया, तो इस स्पेक कंपनी को इन इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो वापस करना होता है, राइट। बट अगर इन्वेस्ट कर दिया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर तो इनका पैसा डूब जाएगा ना। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। इनएबिलिटी टू ट्रैक यूज, कि स्पेक में जो भी पैसा लगा हुआ होता है तो इन्वेस्टर्स को कोई आइडिया नहीं होता उनका पैसा कहाँ लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा, राइट। उसके अलावा पुअर रिटर्न्स, रिटर्न्स में भी बिलो द एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पर जो भी रिटर्न्स मिले वो हमारे क्या हो, एक्सपेक्टेशंस से कम हो। रिटर्न्स में भी below the expectations from the specs when the initial hype has worn off. So जो रिटर्न्स है वो एक्सपेक्टेशन से कम भी हो सकते हैं स्पेक में, राइट, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पैसा कहाँ लग रहा है। हो सकता है जो उन्होंने उस समय सोचा हो कि ठीक है वी कैन बी सक्सेसफुल इन दिस प्रोजेक्ट, बट बाद में जाकर अगर कुछ चीजें बदल जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो रिटर्न्स हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन से कम हो। So these are disadvantages of spec. उसके अलावा शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन, जो स्पेक स्पॉन्सर्स typically own a 20% stake in the spec through founder shares or promote as well as warrants to purchase additional shares. This is in addition to the warrants that allow them to purchase additional shares. तो क्या होता है यहाँ पर स्पेक में, क्या होता है कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, स्पॉन्सर्स मतलब वो लोग जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है, स्पेक को बनाया है। सो नॉर्मली उनके पास कंपनी के 20% जो शेयर्स हैं वो रहते हैं, राइट। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, उनके पास कंपनी के शेयर वारंट्स भी रहते हैं। शेयर वारंट्स समझते हैं आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर नंबर 19 में, हमने पढ़ा था हाइब्रिड फाइनेंस में। कोई बता सकता है वारंट्स क्या होते हैं, बताइए क्या हो सकते हैं वारंट्स। शेयर वारंट्स क्या होते हैं, वो एक टाइप का कूपन होता है जिसको कि
कंपनी बाद में उसको एक प्री डिटरमाइंड रेट पे उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, राइट। सो जो भी एक प्री डिटरमाइंड रेट होगा, वो रेट पे कर कर कंपनी क्या करती है, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं, जो करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होता है उससे कम रेट पे वो उसको परचेज कर सकती है। तो इससे क्या होता है, इससे शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन होता है, राइट। क्योंकि अगर सपोज अब स्पॉन्सर्स के पास 20% है, बाकी जो 80% है वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल वो इन्वेस्टर्स के पास है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये प्रमोटर्स चाहेंगे, अगर इनको जरूरत होगी तो वो क्या करेंगे, वो वारंट्स को यूज करके और शेयर्स खरीद लेंगे, राइट। सपोज उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर लिए तो फिर ये परसेंटेज तो कम हो जाएगा ना, और इनका बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन कर सकते हैं ये विद दी हेल्प ऑफ वारंट्स, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, deficiency in available capital. This can happen due to the possibility of redemption. Initial spec investors may choose to redeem their shares. In the event that redemptions are higher than anticipated, the availability of cash will become uncertain, which will force spec to seek pipe financing in order to fill the resulting shortfall. क्या होता है कितनी बारी कि जो स्पेक के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको लगता है कि हमें इसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, रिडीम करा सकते हैं। रिडीम मतलब उनका जो पैसा है जो उन्होंने दिया था इन्वेस्टर्स ने वो वापस भी ले सकते हैं। तो जब वो शेयर्स के जो पैसे हैं वो वापस लेंगे तो क्या होगा, तो जो स्पेक कंपनी है उसके पास क्या होगा कि जो कैश की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, स्पेक को फिर दूसरे जगह से फंड्स लेना पड़ेगा, लाइक पाइप फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि वो उस गैप को फिल कर पाए। तो ऐसा हो सकता है कि जो अवेलेबल कैपिटल है उसमें डेफिशिएंसी या कमी आ जाए। कब आ सकती है, जब जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स को क्या करा लेंगे, रिडीम करा लेंगे। रिडीम मतलब समझते हैं, जब हम शेयर होल्डर्स को का जो पेमेंट है वो वापस ले लेते हैं, ठीक है, एक तरह से रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टर है उसने 100 रुपीज दिए हैं कंपनी को, सो नाउ इन केस ऑफ रिडम्पशन वो ये 100 रुपीज को वापस ले सकता है कंपनी से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? चलिए अभी और कंसेप्ट पढ़ेंगे, उससे पहले देखिए, अगर आप हमारी लाइव क्लास का बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं उस वीडियो के। और अगर और कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस जीमेल एड्रेस पे। आपको क्लास कैसी लगी आप उसके लिए लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि क्लास बेनिफिशियल है तो प्लीज इस क्लास को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल ग्रुप्स में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपकी क्लासेस मिस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी ये डिसएडवांटेजेस चल रही हैं हमारी, राइट। नैरो स्कोप फॉर फाइनेंशियल डिलीजेंस। अब देखिए, अगर हम बात करें फाइनेंशियल डिलीजेंस की, the spec process does not require the stringent due diligence of a traditional IPO, which could lead to potential restatement, incorrectly valued business or even lawsuits. देखिए क्या है इसमें, जो फाइनेंशियल डिलीजेंस है ना, कि आपको आप जो भी आप फाइनेंसिस के साथ आप जो भी करेंगे आपको उसको डिस्क्लोज करना है और हर एक चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। वो जो स्कोप है यहाँ पर वो थोड़ा नैरो है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपनीज। यहाँ पर आप कह लीजिए कि थोड़े लूप होल्स है जिनका फायदा जो स्पेक कंपनीज है वो उठा सकती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं है रिगार्डिंग फाइनेंशियल, ठीक है। कंपनी के जो फाइनेंसेस हैं उनको किस तरह से डिस्क्लोज करना है, ठीक है, वो रीस्टेटमेंट कर सकते हैं, गलत तरीके से बिजनेस को वैल्यू कर सकते हैं। ये सब चीजें होने के चांसेस हमारे स्पैक कंपनी में रहते हैं।
ड्यू टू दी नैरो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल डिलीजेंस, क्योंकि फाइनेंशियल का जो भी उसमें मैटर है उसको लेकर बहुत ज्यादा रूल्स या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ अंडरराइटिंग एंड कंफर्ट लेटर। सो अगर हम देखें एक ट्रेडिशनल आईपीओ में क्या होता है, द अंडरराइटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट ऑल द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर met। सो क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल जो आईपीओ होता है, ट्रेडिशनल आईपीओ जो होता है, वहां पर क्या होते हैं, जो अंडरराइटर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के लिए कि क्या जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी सेबी के गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, राइट। लेकिन ट्रेडिशनल आईपीओ के केस में, बट इन केस ऑफ टारगेट कंपनी इन स्पेक इज ऑलरेडी, क्योंकि जो जिस कंपनी को हम टारगेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी पब्लिक होती है, तो उनके पास अंडरराइटर्स नहीं होते, राइट। सो ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। चलिए, उसके बाद देखते हैं स्टेक होल्डर्स। इस पे क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। स्पॉन्सर्स, अगर हम बात करें स्पॉन्सर्स की, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्पेक इज स्टार्टेड बाय स्पॉन्सर्स। तो स्पेक कंपनी में स्पॉन्सर्स कौन होते हैं? स्पॉन्सर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने स्पेक के प्रोसेस को स्टार्ट किया होता है। Their contribution to spec, which take the form of non-refundable fees to bankers, attorneys and accountants. So इन लोगों को, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि स्पैक को स्टैब्लिश करने के लिए स्टार्टिंग में जो कुछ पेमेंट्स करने पड़ते हैं, लाइक बैंकर्स को फीस देनी होती है, या जो लॉयर्स हैं उनको फीस देनी होती है, अकाउंटेंट्स को देनी होती है। सो ये सब जो कॉस्ट है, ये सब कौन बेयर करता है? स्पॉन्सर्स, राइट। In the event that the sponsor is unable to form a combination within a period of 2 years, अब अगर ये स्पॉन्सर हमारी जो कंपनी है, किसी कंपनी को एक्वायर नहीं कर पाए या मर्ज नहीं हो पाए किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ इन 2 years, दिस स्पैक विल हैव टू बी डिसॉल्व। तो इस स्पैक कंपनी को हमें बंद करना पड़ेगा, एंड द इन्वेस्टर्स विल बी एंटाइटल्ड टू अ फुल रिफंड ऑफ देयर मनी। सो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था पहले भी। देखिए, तो स्पॉन्सर्स कौन लोग होते हैं? जो स्पैक को क्रिएट करते हैं, और इनिशियल जो भी फीस होती है, जो भी चार्जेस होते हैं, वो यही लोग पे करते हैं। और अगर ये लोग 2 साल के अंदर जो पर्पस है, वो अगर जो एम है वो नहीं, उसको टारगेट कंपनी को नहीं वो कर पाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको इस स्पैक कंपनी को बंद करना पड़ेगा, और इन्वेस्टर्स का जो पूरा पैसा है उसको इनको रिफंड करना पड़ेगा, राइट। सो आई होप आप लोगों को क्लियर है ये पॉइंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है हर बार, राइट। सो आप लोग देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हमने इसके क्वेश्चंस नहीं किए अभी इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एमसीक्यूज करेंगे। So if there is any doubt, so you can ask.
तो चलिए, कोई क्वेरी अगर नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।